नमस्कार दोस्तों, इस बार मेरा वीडियो पाकिस्तान को लेके है। कराची के अंदर पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेके है, जहां पे हम पिछले हफ्ते आईपीएल के अंदर सुपर ओवर देखने में व्यस्त थे। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर बहुत कुछ घटित हो रहा था। हो क्या रहा था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैं उसकी यहाँ बताना चाह रहा हूँ। मेरा वीडियो उसी को लेके है और इसके बाद में आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। होता ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ जो है पार्टी है, उसके नेता है एक मोहम्मद जुबैर। वो एक इंटरव्यू देते हैं हामिद गुल पत्रकार को और बोलते हैं कि जो सिंध के जो सीएम हैं मुराद अली, उन्होंने उसको एक बात बोली है, ये बताया है कि आईजी सिंध का किडनैप हो गया है। और किडनैप किसने किया है? वो है पाकिस्तान की मिलिट्री ने किडनैप किया है और किडनैप करके उनको अज्ञात स्थान पर लेके गए हैं। ये बात मोहम्मद जुबैर मीडिया में बोलते हैं। उसके बाद में खबरें आती हैं कि आईजी सिंध को किडनैप कर लिया गया। आईजी सिंध को से ये एफआईआर पे साइन करवाया गया। जो मोहम्मद सफदर हैं उनको गिरफ्तार करने की एक एफआईआर थी, उसको पे साइन करवाया गया, दबाव बना के उनसे साइन करवाया गया और उसी एफआईआर के बेस के ऊपर कैप्टन मोहम्मद सफदर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैप्टन मोहम्मद सफदर कौन है? ये है नवाज़ शरीफ के दामाद हैं, मरियम नवाज़ शरीफ के पति हैं और पूर्व कैप्टन भी रहे हुए हैं सेना के अंदर। और इस तरीके से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये लेकिन उसके बाद में कल यानी कि 20 तारीख को शाम को वहाँ पे पाकिस्तान के सीएम हैं, पाकिस्तान के जो सिंध के सीएम हैं मुराद अली, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 4 बजे के लगभग। लेकिन उसके अंदर उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन 6 बजे बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं, बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोला गया कि हाँ, आईजी सिंध को किडनैप किया गया था और उससे मोहम्मद सफदर का गिरफ्तारी की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। उसका विरोध ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर सिंध पुलिस के 200 से ज़्यादा अधिकारी 2 महीने की छुट्टी की एप्लीकेशन डाल के लीव पे जाने की घोषणा कर दी। आईजी सिंध से भी पूछा गया था, आईजी सिंध है मोहम्मद मुश्ताक अहमद, उनसे भी पूछा गया कि आप कहाँ हो, तो उन्होंने भी इस बात की खबर की पुष्टि की थी कि वो आज के दिन ऑफिस में नहीं आए हैं और वो आज के दिन छुट्टी है और कल भी शायद छुट्टी पे रहेंगे। अभी होता ही, लेकिन ये एक बात कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, इसके पीछे के राज क्या थे, उन्हीं को बताने के मैं आया हूँ। ये कहानी स्टार्ट होती है 2006 की। 2006 के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का अंतिम साल चल रहा था शासन का। उसके बाद में तब वहाँ पर क्या होता है कि पाकिस्तान के 2 मुख्य पार्टी PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बेनजीर भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में एक समझौता होता है जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, COD बोला गया। उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वो दोनों मिलकर देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करेंगे और मिलिट्री और इसके पीछे ये हुआ था कि जो बेनजीर भुट्टो जो देश से बाहर रह रही थी, इंग्लैंड में रह रही थी, किसी दूसरे देश में रह रही थी, वो पाकिस्तान में आएगी और वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और देश के अंदर डेमोक्रेसी स्थापित हुई। अभी एक होता क्या है कि ये कहानी कब की बात है? अक्टूबर 2018 की वो डेट थी जिस दिन बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान में आना था 2007 के अंदर। अक्टूबर 18 2007 के अंदर सेम तारीख जिसके अंदर अभी पाकिस्तान के अंदर एक PDM का ऐलान हुआ, उसकी एक कराची के अंदर रैली हुई थी, उससे लगभग 13 साल पहले सेम तारीख को ये हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था कि बेनजीर भुट्टो ने 16 अक्टूबर 2007 को एक पत्र लिखा था परवेज़ मुशर्रफ को और उसमें ये बताया था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन जान को खतरे के बावजूद भी वो देश के अंदर लौटेंगी। और उस खतरे के अंदर उन्होंने उस टाइम 4 आदमियों का नाम लिए थे। 4 आदमी थे उस टाइम के। IB चीफ थे, इजाज शाह थे। पाकिस्तान के जो ISI के एक सेक्टर कमांडर का नाम लिया था। पंजाब के उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे परवेज इलाही का नाम लिया था। और सिंध के चीफ मिनिस्टर गुलाम रहीम का उन्होंने नाम लिया था कि ये 4 लोगों से मेरी जान को खतरा है। और उसके अलावा जो इसी बीच होता क्या है, और उस टाइम ISI के चीफ थे हामिद गुल, उनका भी नाम उन्होंने लिया था कि इनसे मेरे को खतरा है। लेकिन वो वापस आई। रावलपिंडी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा शो हुआ, रोड शो हुआ, काफ़ी जनता का सपोर्ट मिला। और ये देख के उस टाइम का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान के अंदर, मिलिट्री का सेना शासन के अंदर किस तरीके का दखल है वो हम सभी को पता है। उसको ये लगा कि हाँ, ये तो हमारे अंत की शुरुआत हो गई। और पाकिस्तान की राजनीति में मिलिट्री का अंत होना का मतलब ये था कि मिलिट्री के के नाम पे, सेना के नाम पे जो घूसखोरी, जो चीज़ें चल रही थी, उसका अंत हो जाना था, पर हमेशा के लिए हो जाना था। तो उसको उन्होंने एक चाल चली
चाल वही, कौन सी चाल जो हम बचपन में एक कहानी पढ़ते आए हैं कि दो बंदर की लड़ाई के अंदर एक बिल्ली सब कुछ रोटी का टुकड़ा खा जाती है। सेम वही उन्होंने करने की सोची उस टाइम मिलिट्री इंटेलिजेंस ने। उन्होंने किसको लिया? उन्होंने आसिफ अली जरदारी जो बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड थे, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, नवाज शरीफ कॉन्फिडेंस में लिया, और उसके साथ में ये हुआ कि बेनजीर भुट्टो को गस्ते से हटाया जाए। और 18 अक्टूबर को 2007 को ये काम कर दिया उन्होंने, बेनजीर भुट्टो को अपने रास्ते से हटा दिया। उस टाइम जो परवेज़ मुशर्रफ या मिलिट्री के साथ में उनका समझौता हुआ था वो क्या था कि 5 साल आसिफ अली जरदारी देश के राष्ट्रपति बनेंगे और अगले 5 साल उसके बाद में उससे अगले 5 साल नवाज शरीफ रहेंगे। और ये चीज़ उनका समझौता हो गया था, वही हुआ। आसिफ अली जरदारी जिनको मिस्टर 10% भी कहा जाता है, वो देश के राष्ट्रपति बन गए बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद में। और उसके बाद में जो 5 साल के बाद में नवाज शरीफ उस देश के प्रधानमंत्री मिले। ये चीज़ें 2017 तक चलती रही। मिलिट्री का वहीं पे पकड़ चलता रहा, मिलिट्री की पकड़ वैसी की वैसी रही, जैसा प्लान उन्होंने किया था वही चलता रहा। लेकिन 2017 के अंदर चीज़ें बदली। क्या बदला? 2017 के अंदर ये बोला कि वहाँ पे उस टाइम जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दिया गया। सऊदी अरब ने यमन में सेना भेजने को लिए बोला गया था, लेकिन वहाँ पे वो सेना को नहीं भेजा गया। और आर्मी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ सेना नहीं भेजना चाहते, आर्मी खुद वहाँ पे नहीं जाना चाह रही थी। हकीकत में तो ये था कि यमन में पाकिस्तानी सेना खुद नहीं जा रहा था, लेकिन जाना नहीं गया था। और इसके पीछे CIA भी इसके इन्वॉल्वमेंट था। CIA भी नहीं चाहता था कि नवाज शरीफ जिस तरीके से CPC को लेके चाइना की तरफ झुक रहे हैं वो भी ना झुकें। इसका नतीजा ये हुआ कि पनामा लीक्स हो गए, उनको प्रो मोदी कहा जाने लगा कि वो प्रो मोदी हैं, प्रो भारतीय हैं। डॉन लीक हो गया, और ये हो गया। इसके पीछे क्या हुआ कि इसके बीच में नवाज शरीफ को पनामा लीक के चक्कर में अपनी कुर्सी खोनी पड़ी और वो देश के प्रधानमंत्री की पद से हटा दिए गए। लेकिन सेना को फिर भी अपना एक पपट चाहिए था। 2018 के अंदर उन्होंने को एक नया पोस्टर बॉय मिला, और पोस्टर बॉय कौन थे? मिस्टर इमरान खान नियाजी। इमरान खान ने जनता के सामने बहुत बड़े बड़े वादे करके एक पोस्टर बॉय की उनकी छवि बनाई गई और उनको एक पपट के रूप में देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। अभी जैसे ही इमरान खान प्रधानमंत्री बन गए, सब कुछ कहने को प्रधानमंत्री वो है, लेकिन देश के अंदर किसका शासन है? वहाँ पे मिलिट्री का शासन अभी भी चल रहा है। वहाँ पे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अभी भी वहाँ पे चल रहे हैं। वहाँ पे क्या हुआ? उसके बाद में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गया 2022 का, और 2022 का जैसे ही एक्सटेंशन मिला उन्होंने सबसे पहले फैज अहमद, जो उनके राइट हैंड हैं आज के दिन, DGISI को अपॉइंट किया। लेकिन बाजवा को एक्सटेंशन तो मिल गया, लेकिन वहाँ पे 10 से ज़्यादा लेफ्टिनेंट जनरल ऐसे थे जिनको जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन मिलते ही सबसे पहले साइडलाइन किया। वो भी अभी अपने आप को साइडलाइन किए हुए मान रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि देश का पाकिस्तान का जो विपक्ष था वो एकजुट नहीं था। पाकिस्तान के पोस्टर बॉय इमरान खान को कोई खतरा नहीं है, और वो जैसे मिलिट्री अपना शासन जैसे चलाना चाहती थी वैसा चला रही थी। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले वहाँ पे परिस्थितियाँ कोरोना को लेके और काफ़ी कुछ चीज़ को लेके काफ़ी ऐसे थी कि भारत ने जिस तरीके से उनके आयात पे निर्यात पे जो प्रतिबंध लगाए, उसका असर ये देखने को मिला कि वहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। महंगाई आसमान में छू रही है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई, जनता उनसे नाराज़ हो गई। कुछ टिड्डी अटैक हो गए, उन्होंने फसल ख़राब की, कुछ उनकी बेड पॉलिसीज थी उससे काम खराब हुआ। और ये मौका मिल गया पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं को एकजुट पे आने का, और जिसकी आशा शायद प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी नहीं की थी, और वहाँ के मिलिट्री ने भी कभी नहीं सोचा था कि वहाँ के विरोधी नेता और पंजाबी और जो सिंध दोनों एक हो जाएंगे। जैसा 2007 के अंदर नहीं होने दिया, पंजाबियों और सिंधियों को एक नहीं होने दिया था, वैसा लेकिन इस बार ये हो रहा था कि पंजाबी और सिंध वाले एक हो रहे थे। और एक मासी वहाँ पे गुजरावाला के अंदर सभी विरोधी नेताओं ने मिलकर एक बहुत बड़ा जलसा किया, वो जलसा काफ़ी सफल हुआ। और इसी बीच पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उनको ये खबर मिल गई, उनको ये इनपुट मिल गया कि वहाँ पर
जो पाकिस्तान के जो 10-11 जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल, जिनको बाजवा ने साइडलाइन किया था, वो भी उनको अपना सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा सपोर्ट मिल रहा था। अभी क्या हुआ है कि इमरान खान की नींद उड़ गई, जनरल बाजवा की नींद उड़ गई, फैज अहमद की नींद उड़ गई। ये तीनों अभी पाकिस्तान को चला रहे हैं, तीनों ही चला रहे हैं। और तीनों क्या, इसमें 2 ही चला रहे हैं, जनरल बाजवा और फैज अहमद ही चला रहे हैं पाकिस्तान। जो इमरान खान तो एक सिर्फ पप्पट है उनका। जलसा अभी फिर 2018 अक्टूबर को फिर एक जलसा हुआ, जिसके अंदर नवाज शरीफ ने डायरेक्टली अटैक किया। जो सोचा नहीं था कि वो डायरेक्टली इमरान खान, जनरल बाजवा, फैज अहमद के ऊपर अटैक करेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने। लेकिन उन्होंने जलसे को संबोधित किया और उन्होंने मिलिट्री को अटैक किया। फिर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, उन्होंने जो चला रहे हैं अभी शासन, उन्होंने सेम कहानी दोहराने की कोशिश की जो 2007 के अंदर किया। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से 2007 के अंदर बेनजीर भुट्टो को अलग किया गया था, हटाया गया था, सेम तरीका इस बार किया गया था मरियम नवाज शरीफ को हटाने का। प्लान ये था 18 अक्टूबर या 19 अक्टूबर को नवाज शरीफ को रास्ते से हटा दिया जाए, सेम उसी तरीके से हटा दिया जाए जिस तरीके से उन्होंने बेनजीर भुट्टो को हटाया था। ये मिशन किसको सौंपा गया? उसी आदमी को सौंपा गया था जिनको 2007 के अंदर बेनजीर भुट्टो को हटाने के लिए सौंपा गया था। हाँ, आप गूगल कर सकते हैं, ब्रिगेडियर इजाज शाह, आप गूगल कर लेना बेनजीर भुट्टो को हटाने में उनका क्या योगदान था। और एक असमान गाजी हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया कि पाकिस्तान के जो लीडर, जो अपोजिशन के लीडर जो रैली कर रहे हैं, उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए सतर्क रहना चाहिए। और सेम तरीके का इंटरव्यू उन्होंने बेनजीर भुट्टो की जब जो हत्या हुई थी उससे पहले दिया था। लेकिन ये बातें उस टाइम और इस टाइम के अंदर फ़र्क यह आया कि इस बार का इस चीज़ का पता भारत को लग गया, भारतीय खुफिया एजेंसी को लग गया। प्लान ये था कि मरियम नवाज शरीफ को हटाया जाए, पाकिस्तान के अंदर कभी पंजाबी और सिंधी एक ना हो जाए, पंजाब के अंदर जो अनरेस्ट हो उसका ब्लेम भारत पे डाला जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक सिंपैथी हासिल की जाए, भारत के खिलाफ की जाए और उस चीज़ का फ़ायदा कर्नल बाजवा और इमरान खान ले और जनता का ध्यान भी उधर चला जाए। लेकिन इस बार भारतीय जो इंटेलिजेंस थे वो चौकन्ने थे। ये बात उन्होंने वहाँ के जो मरियम नवाज शरीफ को बता दी और जो प्लान किया गया था कि 18-19 तारीख की रात को जब सारे नेता इस जलसे, कराची के अंदर जो जलसा हुआ था उसकी जो सफलता थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए बिलावल भुट्टो के घर में जा रहे थे, लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने होटल में रहना ही उचित समझा। वो होटल से निकली नहीं और इस तरीके से उनका प्लान कैंसिल हो गया। और उसी से भड़कने के बाद में, उसी से अपनी मात खाने के बाद में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने सिंध के आईजी को किडनैप किया और उससे मरियम नवाज शरीफ के हस्बैंड हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। लेकिन मिशन अभी कंप्लीट हो चुका था भारत का। अच्छा हुआ मरियम नवाज शरीफ अभी बच गई, लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री अभी भी उस पर लगी हुई है। कल से पाकिस्तान की कोई कराची की कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, वहाँ पे इंटरनेट बंद है। कुछ रॉयट्स की आई थी, लेकिन आज सुबह एक मीडिया में आया कि वहाँ पे एक धमाका हो गया, 4 आदमी मर गए। ये पाकिस्तान की अंतर्गत राजनीति है। लेकिन भारत ने अपने आप को एक बार फिर सुपीरियर साबित किया और मरियम नवाज शरीफ को समय रहते हुए आगाह कर दिया, उनको बचा लिया और इसका फ़ायदा भारत को आगे भी मिलेगा। और वहाँ पे अभी इंटरनल जो चल रहा है, भारत उसके ऊपर निगाह रखा हुआ है। मेरा ये अभी मैंने इस काफ़ी रिसर्च किए थे, काफ़ी कुछ पढ़ा था, उसके बारे में आपको बताने आया हूँ। धन्यवाद।